तो अभी ठीक रहेगा। हेलो बॉय, कैसे हो? ओके। मेरी तरफ से सबसे पहले तुम लोग को, चूंकि अभी आज का क्लास इवनिंग टाइम में हो रहा है, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। इसके पहले कीटोन और अल्काइल हैलाइड तक हम पढ़ा चुके थे और आज एक नया फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, दैट इज द लास्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ योर सिलेबस, दैट इज ईथर। ईथर, ओके। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है O, इसका मतलब O के दोनों साइड दो हैंड है, दो बॉन्ड है, दैट मीन्स टू रेडिकल, टू अल्काइल रेडिकल इज प्रेजेंट। एक यहां R होगा और एक यहां R होगा, नहीं अगल बगल धान बीच में भगवान, जस्ट लाइक आई एम द फंक्शन ग्रुप O and in first hand one alkyl radical and in second hand second alkyl radical, ओके। जिस फंक्शन ग्रुप में दो हैंड हो इस प्रकार से, ओके, तो समझो वहां पर दो अल्काइल रेडिकल प्रेजेंट है और वह दो प्रकार का होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईथर। जैसे कीटोन में था उसी प्रकार से ईथर में सिमेट्रिक ईथर, मतलब समान ईथर, ROR, दोनों साइड अल्काइल रेडिकल जो होगा R जो होगा इक्वल होगा। यदि इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल होगा, ओके। इधर बाबू क्या होगा? अनसिमेट्रिक ईथर, ROR डैश। डैश लिखने का मतलब हो गया यहां पर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल है। यदि यहां पर मिथाइल है बाबू तो यहां पर मिथाइल नहीं, कोई दूसरा अल्काइल रेडिकल, इथाइल, प्रोपाइल, एनी अल्काइल रेडिकल। तो जिस प्रकार से सबका फंक्शनल ग्रुप, तो इसका भी फंक्शनल ग्रुप, इसका भी जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप अपना अलग अलग होगा। तो CnH2n+1, बीच में O है तो O दे दिए, CnH2n+1, क्योंकि दो अल्काइल था तो दोनों अल्काइल के लिए यही फॉर्मूला होगा, CnH2n+1, CnH2n+1। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CnH2n+1 द होल टू O लिख सकते हैं, क्योंकि अल्काइल जो है दो है इसलिए CnH2n+2 का हम होल कर दिए, ओके। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा बाबू, तो फंक्शनल ग्रुप होगा O, O, यह फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका सफिक्स जो होगा, सफिक्स मतलब जो IUPAC नेम में ऐड होगा लास्ट में, वह होता है ऑक्सी, OXY, ऑक्सी, OXY, ऑक्सी, ओके। इसका कॉमन नेम जो होगा, C नेम मतलब कॉमन नेम, अल्काइल ईथर या फिर डाई अल्काइल ईथर, ठीक है। अल्काइल ईथर होगा या फिर डाई अल्काइल ईथर, कैसे होगा हम आगे बताते हैं। और इसका जो IUPAC नेम होगा बाबू, IUPAC नेम, इसका सब फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट टाइप का नोमेनक्लेचर होता है, डिफरेंट प्रकार का IUPAC नेम होता है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। शायद इस बार सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रीवियस आगे के क्लास में जब जाओगे तो यह ईथर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, इसलिए पहले हम बता देते। और हाँ, जिस बच्चे का ऑर्गेनिक कमजोर है और वह 11 में चला गया, तो इस क्लास को आप लोग शुरू से देखिएगा। जो 11 क्लास में जा चुका है वे बच्चे भी इस क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, अच्छे से देखेंगे शुरू से। मेरा क्लास आप लोग लेक्चर फर्स्ट से लेकर के जो कंटिन्यू चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग जरूर वॉच करना उसको। तो IUPAC नेम जो होता है इसका, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। एक्चुअली बाबू होता क्या है इसमें, पहले हम लोग हाफ नेम यूज करते हैं, हाफ नेम, उसके बाद
सफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स, उसके बाद फुल नेम लिख देते हैं, फुल नेम। हाफ नेम किसका लिखेंगे? अल्क, अल्केन का हाफ नेम लिखेंगे अल्क। इसके बाद सफिक्स इसका ऐड करेंगे ऑक्सी, फिर अल्क का पूरा नाम दैट मीन्स अल्केन। तो नहीं हो गया अल्कॉक्सी अल्केन, यहां लिखे ना आईपीसी नेम में अल्कॉक्सी अल्केन। पहले बाबू हाफ नेम यूज करोगे, उसके बाद सफिक्स ऐड करोगे, सफिक्स दैट मीन्स ऑक्सी ऐड करोगे, उसके बाद अल्क का पूरा नाम क्या? अल्केन, लास्ट में आप लोग अल्केन दे दोगे। ओके, समझ में आ रहा है बाबू? हाँ, ओके। अब चलते हैं इस ईथर के अंदर कौन कौन सारे मेंबर्स आते हैं। तो मेंबर्स को जानने के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला पर एन का वैल्यू आप पुट अप करते चले जाइए, इसका टोटली मेंबर आपको मिलता चला जाएगा, चाहे वह सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो। ओके, इसको तो मिटाते हैं फिर। अब चलते सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक ईथर में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड इक्वल आर होगा, है ना। जनरल फॉर्मूला तो जान ही रहे हो, CnH2n + 1 COO CnH2n + 1। इसका हम लोग मेंबर कैसे बनाएंगे? n क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका क्या कॉमन नेम होगा, और इसका क्या IUPAC नेम होगा। ओके, जनरल फॉर्मूला तो सबका वही रहेगा, CnH2n + 1 O CnH2n + 1। दैट मीन्स यह R हो गया, यह भी R हो गया, और बीच में फंक्शन ग्रुप। तो इसी n पर आप 1 2 3 रखते जाओगे और आपका मेंबर्स बनता चला जाएगा। तो सिमेट्रिक है इसलिए दोनों साइड 1 1 रखेंगे, यहाँ भी वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ भी वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि हम सिमेट्रिक ईथर पढ़ा रहे हैं। तो 1 1 यदि रखते हो बाबू यहाँ पर, तो फॉर्मूला बनेगा CH3O, फिर इधर 1 रखे हैं, क्या बनेगा? CH3। ओके, 1 यहाँ भी रखेंगे तो CH3 बनेगा, बीच में फंक्शन ग्रुप तो फंक्शन ग्रुप दे देंगे, फिर 1 रखेंगे तो पक्का CH3 बनेगा। CH3 यहाँ भी बनेगा, O और CH3 यहाँ भी बनेगा। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या है, क्योंकि मिथाइल 2 है बाबू, मिथाइल की संख्या कितनी है? 2 टोटल, तो इसको हम बोल सकते हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। मिथाइल की संख्या 2 थी, तो 2 यदि मिथाइल की संख्या कोई भी चीज़ 2 रहे तो डाई बोल सकते हैं इसको, 3 रहे तो ट्राई बोल सकते हैं, कार्बन नहीं, कोई भी संख्या में कोई भी चीज रहे तो 2 मिथाइल था तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? हम बताए थे पहले हाफ नेम यूज करना। तो कार्बन 1 है यहाँ पर, तो इसका कार्बन 1 है तो मीथेन बोलते हैं, लेकिन मीथेन का आधा नाम यूज करना, हाफ नेम, दैट मीन्स मिथ, मिथ। उसके बाद O का फंक्शन ग्रुप का सफिक्स ऐड करना, तो सफिक्स क्या होता है बाबू? अभी जैसे बताया क्या होता है? ऑक्सी, वेरी गुड। तो ऑक्सी ऐड कर दिए, मिथॉक्सी। फिर इधर कार्बन 1 है, तो हम बताए थे लास्ट में कार्बन 1 का पूरा नाम बोलना, तो कार्बन 1 का पूरा नाम हो जाएगा मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। कार्बन 1 मिथ, इसका सफिक्स O, मिथॉक्सी कार्बन 1 पूरा नाम मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। अब 2 2 रखते हैं, कार्बन 1 भरना है, हाइड्रोजन 2, फिर O, फिर कार्बन 1 भरना है, हाइड्रोजन 2। हम बताए थे शुरू में, हम बताए थे
यदि एक मेंबर से आपको दूसरा मेंबर जानना है तो कार्बन +1 बढ़िए और हाइड्रोजन +2 आपका नेक्स्ट मेंबर बनता चला जाएगा। अब देखिए C2H5 को हम लोग बोलते हैं इथाइल, है ना, या मिथाइल है तो कार्बन 2 को हम लोग बोलेंगे इथाइल, कॉमन नेम है। इथाइल की संख्या 2 है, इथाइल की संख्या 2 है, तो क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर, क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। अब IUPAC नेम में कार्बन 2 है तो आधा नेम इथ, बोले ना, इथेन नहीं, इथ हाफ नेम पहले यूज करना, इथ, बीच में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या, ऑक्सी, इथऑक्सी। फिर इधर कार्बन 2, पूरा नाम लिखना कार्बन 2 का, दैट मीन्स कार्बन 2 को इथ बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथेन, ताकि अल्कोक्सी अल्केन होता है तो लास्ट में अल्केन लिखना, दैट मीन्स कार्बन 2 है तो इथेन लिखना, इथऑक्सी इथेन, इथऑक्सी इथेन। मेन ईथर बाबू यही है, डाई इथाइल ईथर ही मेन ईथर है, जो कि निश्चेतक के रूप में, मतलब एनेस्थीसिया है, एनेस्थेटिया, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी करने में इसका यूज किया जाता है, नहीं बोलता ईथर सुंघा देने पर बेहोश हो जाता आदमी, तो यही ईथर सुंघाया जाता है, डाई इथाइल ईथर एज ए गुड एनेस्थेटिक, बहुत ही अच्छा यह निश्चेतक। यदि और 3 का वैल्यू रखते हैं तो कार्बन 1 बढ़ो C3H7, कार्बन 1 बढ़े हाइड्रोजन 2 O, फिर कार्बन 1 बढ़िए हाइड्रोजन 2, यह हो गया कार्बन 3 वाला, तो प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल है, 2 प्रोपाइल है तो क्या बोलोगे, डाई प्रोपाइल ईथर, ओके। प्रोपाइल की संख्या 2 था तो इसलिए हमने डाई लिखा, डाई प्रोपाइल, ईथर है तो ईथर लिख दिया। और IUPAC नेम में पहले आप लोग हाफ नेम यूज करो, कार्बन 3 है तो प्रॉप, कार्बन 3 को प्रॉप बोलते हैं तो प्रॉप ही लिखना, प्रॉप, ओके। इसका सफिक्स ऑक्सी होता है, ऑक्सी, लास्ट में कार्बन 3 है तो अल्केन के रूप में पूरा नाम लिखना, कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ओके, समझ में आ रहा है ना बाबू, ओके ना, वेरी गुड। कार्बन 4 और 4 रखते हैं, 4 रखेंगे C4, कार्बन 1 बढ़े, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है H9O, फिर कार्बन 1 बढ़ना है C4, हाइड्रोजन 2 बढ़ना है H9, ओके। यह हो गया कार्बन 4 वाला अल्काइल के रूप में ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल की संख्या 2 है तो डाई ब्यूटाइल ईथर, डाई ब्यूटाइल ईथर, ओके। अब इसका IUPAC नेम जैसे बतलाए थे, जैसा रूल्स बतलाए तो उसी रूल्स को फॉलो करना है। कार्बन 4 को ब्यूट बोलते हैं तो आधा नाम ब्यूट ही हुआ इसका, ब्यूट, बीच में फंक्शन ग्रुप है, इसका सफिक्स ऑक्सी, ब्यूटॉक्सी, लास्ट में कार्बन 4 है तो पूरा नाम बोल देना है एज ए ब्यूटेन, ब्यूटेक्स, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन, ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत बाबू, नहीं ना, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, 5-5 रख करके, कार्बन 5-5, कार्बन 6-6, कार्बन 7-7, इसी प्रकार से आप मेंबर बना करके इसका कॉमन नेम लिख लीजिएगा और इसका IUPAC नेम। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना बाबू, कोई दिक्कत, ओके। अब चलते हैं अनसिमेट्रिक, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ अल्काइल रेडिकल चेंज होगा, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं अनसिमेट्रिक ईथर, अन, जैसे अन की बात होती है तो एक अल्काइल रेडिकल चेंज कर देंगे, R- लिख देंगे, ठीक है ना, डिफरेंट अल्काइल रेडिकल, यहाँ भी एक डिफरेंट अल्काइल रेडिकल हो जाएगा, ओके। सब कुछ वही रहेगा, यानी कि एन का वैल्यू डिफरेंट रख देंगे, एक जगह 1 रखेंगे, एक जगह 2, क्या कि अनसिमेट्रिक पढ़ रहे हैं, अल्काइल रेडिकल
एक जैसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए हम डिफरेंट नंबर ऑफ एन रखते हैं। आपकी इच्छा कुछ भी रख सकते हो। तो हमने 1 और 2 का ट्राई किया, तो 1 रखिएगा तो CH3, यदि यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखिएगा तो CH3 बनेगा। बीच में फंक्शन ग्रुप, फिर यहाँ n का वैल्यू 2 रखना, यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखिएगा। 2 रखिएगा तो यहाँ 2 जा 4 + 1 5, यानी कि C2H5। वेरी गुड, C2H5। अब देखो बाबू इसका कॉमन नेम कैसे होगा। इसमें मिथाइल भी है और इथाइल भी है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस क्लास में बता दिए थे, जब 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल हो तो उसका जो सिलेक्शन हम लोग करते हैं, नोमेनक्लेचर में कौन पहले आएगा, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चूज करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब ABCD के क्रम में जो सबसे पहले आवे उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं M से मिथाइल, E से इथाइल, तो E को प्राथमिकता पहले, प्रायोरिटी E को देना है। दैट मीन्स इथाइल, मिथाइल, ईथर। इसमें डाई की संभावना नहीं होगी, डाई होगा ही नहीं, क्योंकि एक जैसा अल्काइल रेडिकल नहीं है, सेम अल्काइल रेडिकल इसमें प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट अल्काइल रेडिकल है। इसलिए दोनों अल्काइल को एक साथ लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा जो लेटर, उसको पहले लिखेंगे। अब इसका IUPAC नेम देखिए। कार्बन 1 है बाबू, तो कार्बन 1 को मिथ, सफिक्स ऑक्सी, इसका पूरा नाम। कार्बन 2 है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। क्यों? कार्बन 1 को हम लोग हाफ नेम पहले बोले थे, हाफ नेम यूज करना मिथ, इसका सफिक्स ऑक्सी, मिथॉक्सी, इधर पूरा नेम यूज करना। कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, इथेन, तो इथेन लिख दिया पूरा नाम में। आधा नाम रहता तब इथ लिखते हैं, है ना, लास्ट में हम लोग पूरा नाम लिखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखें, इथेन, मिथॉक्सी इथेन। 1,3 भी रखेंगे, CH3O C3H7, ठीक है। M है, यहाँ P है, पहले मिथाइल आता है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना। ये मिथाइल हो गया, या प्रोपाइल हो गया, ईथर हो गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके। अब इसका IUPAC नेम, कार्बन 1 है बाबू, तो कार्बन 1 को बोलेंगे मिथ, इसका सफिक्स ऑक्सी, कार्बन 3 को बोलेंगे प्रोपेन, यानी कि मिथ ऑक्सी प्रोपेन। आप लोग 1 और 4 भी रख सकते हो। 1 रखोगे तो CH3O, 4 रखोगे तो C4H9। अब यहाँ पर देखो, पहले ब्यूटाइल और मिथाइल, बी पहले इसलिए लिखेंगे, बी पहले आता है, ब्यूटाइल बी पहले आता है, उसके बाद M आता है। तो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ओके, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। और IUPAC नेम क्या लिखेगा, कार्बन 1 है तो मिथ, इसका सफिक्स ऑक्सी, कार्बन 4 है ब्यूटेन, तो मिथॉक्सी ब्यूटेन। ओके, समझ में आ रहा ना, इजी लग रहा ना, यस वेरी गुड, समझ रहा है बालक। आप 2, 3 भी रख सकते हो। 2 रखेंगे तो C2H5, n का वैल्यू यहाँ 2 रखोगे नहीं आएगा, C2H5, और 3 रखोगे तो यहाँ पर होगा C3H7। आप रख के दे सकते हो, इतना प्रीवियस क्लास में बहुत सारा चीज़ बतला है रखने के लिए, कैसे कैसे रखना है। C2H5O C3H7, तो E इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, क्या होगा बाबू नाम, इथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इसके IUPAC नेम की यदि चर्चा करें तो कार्बन 2 है, आधा नाम, हाफ नेम, इथ, सफिक्स ऑक्सी, पूरा नाम इथॉक्सी प्रोपेन। तो यह था आपका अनसिमेट्रिक ईथर। तो आप लोग कुछ भी रख सकते हो, 1, 5, 2, 4, 3, 6, है ना, कुछ भी रख करके आप लोग होमवर्क में आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, बनेगा ना बाबू, यस। सो इजी। इसको मिटाते हैं। अब इसके संरचना सूत्र के बारे में बताते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग ईथर का कैसे बनाएंगे।
तो इसे मिटाता हूं मैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है हम तो पहले बता ही चुके हैं प्रीवियस क्लास में। इसको कैसे हम बनाएंगे, जैसे सपोज दैट डाइमिथाइल ईथर दे दिया गया। डाइमिथाइल ईथर कुछ नहीं है, जैसे कीटोन का बनाए थे ना उसी प्रकार सेम टू सेम। यह तो और इजी है, कीटोन में तो था कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का, यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर देना। CH3 है तो CH3 दे दिए, बीच में O है तो बीच में O देना है, इधर उधर नहीं, बीच में है तो बीच में। भगवान का स्थान बीच में होता है, अगल बगल धान बीच में भगवान, तो भगवान का स्थान बीच में। फिर कार्बन एक है, हाइड्रोजन पुटअप कर दीजिए। कार्बन का जो परम मित्र है, कौन है कार्बन का परम मित्र? हाइड्रोजन, यस, हाइड्रोजन पुटअप कर दिए। अब डाइथाइल ईथर है, C2H5O C2H5, तो इसको भी कार्बन पहले C2H5 को लिखिए। C2H5 हो गया ना, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, तो 1 2 3 4 5, बीच में O है तो O दे दीजिए। फिर इधर C2H5 है तो पहले C2 इधर दे दीजिए, हाइड्रोजन का 5 हाथ पूरा दीजिए, हाइड्रोजन की संख्या 5 है तो 5 दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब सपोज ये तो था सिमेट्रिक, यदि अनसिमेट्रिक दे दें जैसे CH3O और C2H5 दे दिए, इधर मिथाइल है इधर इथाइल, तो क्या दिक्कत है? अनसिमेट्रिक है तो क्या दिक्कत? कुछ नहीं है, दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट कर देना है। मिथाइल है तो मिथाइल दे दिए, बीच में O था तो O दे दिए, इधर C2H5 है तो C2H5 दे दिए, और सब जगह हाइड्रोजन पुट कर देना है। एनी प्रॉब्लम? तो यह था तुम्हारा क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी प्रकार से जितने सारे मेंबर्स बतलाए हैं आपको अभी फॉर्मेशन करके, कौन कौन से मेंबर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, तो वही आप लोग होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो बच्चा आप लोग का जितना सारा फंक्शनल ग्रुप था क्लास 10 के लेवल तक मैंने सब कुछ बता दिया। अब बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन हैं जैसे आइसोमेरिज्म है, होमोलोगस सीरीज है, 2-3 टॉपिक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर है, इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम आप लोग को एक चीज बतलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज किस प्रकार से हुई? हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? कार्बनिक रसायन के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि कार्बनिक रसायन है क्या, कार्बनिक यौगिक है क्या? तो इससे पहले मिटाते हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हम बतलाए थे एक दिलचस्प कहानी बताएंगे, एक रोचक कहानी बताएंगे। वह कहानी है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच की। जर्मनी के एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे, केमिस्ट थे, बहुत बड़े रसायन के वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था बर्जिलियस। बर्जिलियस उस समय के बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बर्जिलियस ने बताया।
बर्जीलियस ने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचर ही प्रोवाइड कर सकता है, प्लांट और एनिमल के द्वारा। नेचर ने जो हमको प्रोवाइड किया है उसमें ही केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा सकते हैं। नेचुरल से, प्रकृति ने जो हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, प्लांट और एनिमल से जितने सारी चीज़ें मिलती हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकता, मानव इसको बना ही नहीं सकता, किसी भी कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल ढंग से इसको हम लोग लैब में बना ही नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस। ठीक है। और अपने इस सिद्धांत के आधार पर, अपने इन विचारों के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है हु गेव द वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गिफ्ट। ह्यूमन बीइंग्स कांट प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी बाय एनी आर्टिफिशियल थिंग्स। इसको प्रयोगशाला में बना ही नहीं सकता। और यह थ्योरी पर संसार के सभी वैज्ञानिकों ने मुहर लगा दी, नहीं आपका थ्योरी क्या है एकदम सही है। और लोग इसी को बहुत सालों तक पढ़ते रह गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ है, नेचर ने जो हमको प्रोवाइड किया है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ड्यू टू बर्जीलियस बहुत सालों तक इसकी रिसर्च नहीं रही और लोग इसी सिद्धांत को पढ़ते रह गए। वह सिद्धांत था बाबू, वह थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी। ये पूछा जाए हु गेव द वाइटल फोर्स थ्योरी, तो बर्जीलियस। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। इसी का एक शिष्य था जिसका नाम था वोलर, स्टूडेंट था यह, जो बर्जीलियस के पास अपने टीचर के पास आके पढ़ा करते थे और उन्हीं के लैब में हमेशा ये काम किया करते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन वोलर साहब को कतई अपने टीचर के थ्योरी पर बिलीव नहीं था। इनके थ्योरी से ये सेटिस्फाइड नहीं थे। ये मन में ही सोच रहे थे नहीं गुरुजी ने जो थ्योरी दिया है, हमारे टीचर्स ने जो थ्योरी दिया है वाइटल फोर्स थ्योरी एकदम गलत है। लेकिन टीचर थे, उनके थ्योरी को कैसे गलत कर सकते थे? कभी नहीं। और सीधे मुंह पर आप बोल भी नहीं सकते थे कि आपका जो थ्योरी है यह गलत है, क्योंकि इसका भी रिसर्च चल रहा था। जब बर्जीलियस साहब लैब से चले जाते थे अपने प्रयोगशाला से, तो ये हमेशा प्रयोगशाला में कुछ न कुछ केमिकल को बनाकर मिक्सअप करके गर्म करके कोशिश करते थे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लें। तो वोलर साहब को अपने गुरुजी के सिद्धांत पर सेटिस्फैक्शन नहीं था, संतुष्ट नहीं थे। तो वोलर साहब को विश्वास था दो कंपाउंड के ऊपर, वह था अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट। ये दो कंपाउंड पर उनको पूरा फेथ था कि इसी दोनों कंपाउंड को यदि मिला के हम गर्म करें तो पक्का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता था। तो ये दोनों कंपाउंड को प्रायः वो वोलर साहब प्रयोगशाला में अपना, जब बर्जीलियस साहब चले जाते थे तो अपना लैब में दिन रात काम करते रहते थे। तो जब ये दोनों कंपाउंड को वे गर्म करते थे तो उनको मिलता था अमोनियम साइनेट प्लस पोटासियम सल्फेट। क्या मिलता था? हमेशा यही दो कंपाउंड को गर्म करते थे। अमोनियम सल्फेट इनऑर्गेनिक, पोटासियम साइनेट इनऑर्गेनिक, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक और पोटासियम सल्फेट इनऑर्गेनिक। और इनको चाहिए क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेचारे निराश हो जाते थे। एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया और इस अमोनियम साइनेट को, जानते हो बार बार कोई चीज़ करने से मन में एक झुंझलाहट सी याद आती है, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अमोनियम साइनेट को लिया और वायलेंटली हीटिंग कर दिया। वायलेंटली, जोरदार हीटिंग। जैसे इसको गर्म करना था तो बन गया क्या? NH2CONH2, दैट मीन्स यूरिया। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या है बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस
जैसे इन्होंने अपने यूरिया का स्टडी किया, इनका प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक से कंप्लीटली डिफरेंट था, पूरा गुण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला था, बस खुशी के मारे प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में नाचने लगे। और वहीं पर जो बर्जिलियस का सिद्धांत था वाइटल फोर्स थ्योरी, वहीं पर गुरु के सिद्धांत का अंत हो गया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्जिलियस के जैव शक्ति के सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत किसने किया, तो यही वोलर साहब, जो कि बर्जिलियस का स्टूडेंट था। और यूरिया, कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था, मानव निर्मित ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वह है यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फर्स्ट सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी, दैट इज यूरिया। यूरिया का नाम जानते हो, यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा है ना, तो जैसे हम कॉमन में बताए थे ना, तो चूंकि यह ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के यूरिन से बनता है, यह यूरिन से बनता है, आपके यूरिन से भी यूरिया बनता है, तो यूरिन से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया बाबू, यूरिया। याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग के यूरिन से, एनिमल के यूरिन से यूरिया का फॉर्मेशन होता है, यूरिया बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूरिया। तो समझ गए ना। तो गुरु और चेला का जो मतांतर था, उसी थ्योरी के मतांतर में यूरिया का डिस्कवर हो गया। तो याद रखना, जैसे ही वोलर साहब ने यूरिया का खोज किया, उसका तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बर्थेलो ने मीथेन बना दिया लेबोरेटरी में, कोलेवे ने इथेन बना दिया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दाएं 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 फटाफट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हो गया। वहीं पर बर्जिलियस का थ्योरी क्या होता, एंड, खत्म। ओके, यह था डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, याद रखिएगा कि वोलर साहब दो कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करते थे, तो अमोनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट। बनता क्या था, अमोनियम साइनेट। एक दिन क्या हुआ, अमोनियम साइनेट को ही वायलेंटली हीटिंग किए तो आपका यूरिया बन गया, दैट इज यूरिया एंड इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बॉय, समझ में आया ना। ओके, तो मिटाते हैं इसको। अब बच्चों एक बात, हमारे चैनल को जितने देखने वाले स्टूडेंट्स हैं या माय फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, हमारे हौसला को अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम एनर्जेटिक होकर के नया से नया चैप्टर का नया नया टॉपिक देते रहें। ओके, अब चलते हैं बाबू। अब ईथर पढ़ा रहे थे। ईथर कहने का मतलब डाई इथाइल ईथर, यही मेन ईथर है। और इस ईथर के बारे में बताना चाहें, इसी ईथर का यूज हम लोग एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, निश्चेतक के रूप में करते हैं, बेहोशी उत्पन्न करने में करते हैं। तो पहले होता था क्या हुआ, जब ईथर का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो बेहोश करने में हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म। यह क्लोरोफॉर्म क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता था। ऑपरेशन थिएटर में होता था क्या कि जितने सारे पेशेंट जो ऑपरेशन करने लायक था, ऑपरेशन करने के दरम्यान में लगभग पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी, डेथ कर जाता था। एक तो पेशेंट है, ऊपर से उसको पॉइजनस गैस सुंघाया जाता था बेहोशी करने के लिए, ताकि उसका ऑपरेशन किया जा सके। तो लगभग पेशेंट क्या होता था, क्लोरोफॉर्म सुंघाने से मर जाता था। एक्चुअली क्लोरोफॉर्म सुंघाने से लोग मरता नहीं है। क्लोरोफॉर्म जैसे एयर के संपर्क में आता है तो वह एक गैस, बहुत ही विषैला गैस बनाता है, दैट इज फॉस्जीन। क्या बनाता है, फॉस्जीन गैस बनाता है। यह फॉस्जीन है। कौन सा गैस है, फॉस्जीन। यह फॉस्जीन गैस बनाता है, या फिर इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड,
इसी फॉस्जिन गैस से आदमी का सडन डेथ बहुत ही हाईली पॉइजनस होता है। तो मेडिकल साइंस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी कि ऑपरेशन लगभग सब फेल्यूर कर जाता था, असफल हो जाता था, लगभग पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी। तो मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसे एनेस्थीसिया का खोज किया, एक ऐसे निश्चेतक का खोज किया, एक ऐसे बेहोशी करने वाले रसायन का खोज किया, मेडिसिन का खोज किया, दैट इज कॉल्ड डाइइथाइल ईथर। इसको सुंघाने से आदमी बेहोश भले हो जाता, मरता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बेहोशी के रूप में क्लोरोफॉर्म के बाद डाइइथाइल ईथर का यूज किया जाने लगा, जिससे ऑपरेशन हमेशा सक्सेस होता था, पेशेंट की मृत्यु कम होती थी। तो इस डाइइथाइल ईथर के बारे में समझ लिया बच्चा। निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में हम लोग क्या क्या यूज करते थे पहले? क्लोरोफॉर्म। ओके, इसको मिटावे। ओके, ओके बच्चा। तो क्लासिफिकेशन में हम एसाइक्लिक का टोटल चीज बता दिए। एसाइक्लिक का जो क्लासिफिकेशन था, एसाइक्लिक को दो भाग में बांटा गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब थोड़ा सा साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बता देते हैं। वैसे सिलेबस में 10 क्लास में ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है, इसलिए इसका हम शॉर्ट रूप में इसका क्लासिफिकेशन बता देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? क्लोज चेन कंपाउंड। कार्बन कार्बन आपस में मिल करके एक क्लोज फिगर का निर्माण करता है, चक्रीय यौगिक, एक चक्र का निर्माण करता है, बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो साइक्लिक कंपाउंड इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक, homocyclic compound, and second one is heterocyclic. ओके, जिसको हिंदी में समचक्रीय और विषम चक्रीय। हेटेरोसाइकिल का मतलब क्या होता है? हेटेरोसाइकिल का मतलब होता है क्या है? एक्चुअली यह तो क्लोज फिगर है, और सब क्लोज फिगर में वर्टेक्स पर क्या रहता है? कार्बन रहता है। लेकिन उस कार्बन के चेन में यदि कोई विजातीय ऑड वन एलिमेंट आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरो। मतलब होता है क्या? ऑड वन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कार्बन रिंग। कार्बन चेन में यदि कोई दूसरा अदर एलिमेंट आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। एग्जाम्पल इसका समझ लो। एग्जाम्पल में पिरिडीन, PYRIDINE, पिरिडीन, यह पिरिडीन है, देखते हो यहाँ कार्बन 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 कार्बन, लेकिन बीच में आके आ गया नाइट्रोजन, पिरिडीन। दूसरा एग्जांपल इसका पायरोल, PYROLE, यह पायरोल, देखते हो बीच में नाइट्रोजन आ गया। यहां पर रहना चाहिए कार्बन, लेकिन आ गया क्या? नाइट्रोजन, ऑड वन एलिमेंट आ गया। यहां भी कार्बन रहना चाहिए तो नाइट्रोजन आ गया, दैट इज पायरोल, दैट इज पिरिडीन। पॉइजनस नेचर होता है, पॉइजनस। डिनेचर्ड अल्कोहल बनाने, बताए थे ना, अल्कोहल, डिनेचर्ड अल्कोहल बनाने के लिए पिरिडीन का भी यूज किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल का भी यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट का भी यूज किया जाता है, दैट इज हाईली पॉइजनस। दूसरा हेटेरोसाइक्लिक है, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। देखो कार्बन यहां भी था, कार्बन यहां भी था, कार्बन यहां भी था, कार्बन यहां बीच में क्या गया? ऑक्सीजन, ऑड वन एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन, या रहना चाहिए कार्बन, आ गया ऑक्सीजन, ऑड वन एलिमेंट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। एक और एग्जांपल देख लीजिए, सल्फर आ गया, इसको बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं बच्चा? थायोफीन। यहां पर दूसरा ऑड वन एलिमेंट का आ गया सल्फर, कार्बन नहीं होकर के सल्फर आ गया। तो ये सब कंपाउंड जो थे
हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सिर्फ एग्जांपल याद रखना कि पूछा जाएगा कि दो एग्जांपल बताओ विषम चक्रीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो ये सब आपको बता देना। ओके, होमोसाइक्लिक को फिर बाबू दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। क्या था बाबू? एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा चलते हैं एलिसाइक्लिक के बारे में बता दें। एलिसाइक्लिक है क्या, जानना चाहते हो ना? पूछा जाता है, यह खासकर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक में एलिसाइक्लिक खूब पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो बता दो। बताऊं बाबू? यस, वेरी गुड, एनर्जेटिक बॉय। तो बच्चों, इस कोरोना काल में निराश नहीं होना कि मेरी पढ़ाई कैसी होगी, है ना? गुरुजी है ना, तो चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होना है, सब कुछ होगा। यह महामारी का समय है तो यह भी बीत जाएगा, इसलिए निराश ना होना। हाँ, अपने जीवन में कभी निराश ना होना। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो कि इसमें कुछ व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। ओके बच्चों, इसलिए निराश नहीं होना है। तो क्या पढ़ा रहे थे? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि यह क्लोज चेन कंपाउंड है तो पक्का इसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा। इसका जनरल फॉर्मूला जानते हैं बाबू? अल्कीन के तरह ही होता है जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n एज ए अल्कीन की तरह होता है ना? एज एन अल्कीन की तरह होता है। बट यह जो होता है सेचुरेटेड होता है, बट इट इज सेचुरेटेड एंड क्लोज फिगर। क्लोज फिगर जनरल फॉर्मूला है अनसेचुरेटेड का तरह, है ना, जिसका एसाइक्लिक का, लेकिन यह होता है सेचुरेटेड और क्लोज फिगर में। कैसे, यह हम बतलाते हैं। जैसे हम n का वैल्यू 3 रखते हैं CnH2n पर, तो C3H2 इंटू 3 फॉर्मूला क्या हो गया? C3H6 क्या हो गया? C3H6। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यदि हम अनसेचुरेटेड में करें तो यह हो जाएगा प्रोपीन। यदि हम एलिसाइक्लिक में इसका नाम लिखें, यह है तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन। याद रखिएगा, साइक्लोप्रोपेन। देखो स्ट्रक्चर इससे होगा। ये साइक्लोप्रोपेन है, प्रोपेन नहीं है, साइक्लो। कभी कभी स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ दिया था, साइक्लोप्रोपेन का आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, तो इसे बनाना है। या फिर आप ज्योमेट्रिकल शेप में देना चाहते हैं तो यह मैथमेटिक्स में ट्रायंगल, केमिस्ट्री में नीचे दे दोगे हीटिंग का सिंबल, ऐसे लिख दोगे क्या इसका, यह कौन सा कंपाउंड है, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। इसको कंडेंस रूप में लिखना चाहते थे CH2 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 CH2, यह साइक्लो, तीनों हो गए साइक्लोप्रोपेन। यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, या कंडेंस फॉर्मूला हो गया, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया टेंगल फॉर्म में।
है ना, सेचुरेटेड है ना, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, बट क्या है, क्लोज फिगर है। तो यह हो गया तुम्हारा एलिसाइक्लिक। जनरल फॉर्मूला है अल्कीन की तरह, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यह हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बट इन क्लोज फिगर, बट इन ज्योमेट्रिकल शेप। हो गया। अब यदि n का वैल्यू हम 4 रख दें, यदि इसके जनरल फॉर्मूला पर n का वैल्यू क्या रख दें, 4, CnH2n पर C4H2 इंटू 4 क्या हो गया बाबू, C4H8। तो इसका नाम जो हो जाएगा साइक्लो सब में ऐड करना, साइक्लो सब में ऐड होगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो चूंकि 4 साइड वाला है तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दे देना है। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन 3 था इसलिए ट्रायंगल शेप में, इसमें कार्बन 4 है तो पक्का इसको रेक्टेंगुलर शेप में दे देना है। सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, या फिर आपको ज्योमेट्रिकल शेप में बनाना है तो ऐसे दे दीजिए, हो गया, वो साइक्लोब्यूटेन है। कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो CH2 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 CH2, यह कंडेंस फार्मूला हो गया साइक्लोब्यूटेन का। स्ट्रक्चर पूछेगा तो ऐसे आप लोग को बना देना। एनी प्रॉब्लम? ओके, दिक्कत बाबू? नहीं ना, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ तक समझ गया। यदि n का वैल्यू 5 रख दिया जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा, C5H10, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। क्या हो जाएगा बाबू, साइक्लोपेंटेन। मतलब साइक्लोपेंटेन कैसे बनाओगे, साइक्लोपेंटेन मतलब पेंटागन स्ट्रक्चर होगा, पेंटागन। 5 ना, कार्बन 5 है, पेंटागन, मंदिर की तरह, टेम्पल की तरह। हाइड्रोजन दे दीजिए, सब में हाइड्रोजन पुटअप कर दीजिए। हो गया पेंटागन, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। ज्योमेट्रिकल शेप में देना है तो ये हो गया। कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो CH2 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 CH2, ये कंडेंस फॉर्म हो गया। ओके बच्चा, तो n का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 7 आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा, होमवर्क में बना कर रखिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। n का वैल्यू 6 रखिएगा तो साइक्लोपेंटेन था तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। 7 रखिएगा तो साइक्लोहेप्टेन। 8 रखिएगा तो साइक्लोऑक्टेन, और जनरल फॉर्मूला इस पर फॉर्मूला बढ़ जाएगा। 6 रखिएगा 6 2 6 12 C6H12, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा C6H12, नहीं हो जाएगा। तो n का वैल्यू रखते जाइएगा, फॉर्मूला बनता जाएगा, और आप कार्बन के नंबर के आधार पर उसका शेप देते चले जाइएगा। 3 रहा तो साइक्लोप्रोपेन, 4 रहा तो साइक्लोब्यूटेन, 5 रहा तो साइक्लोपेंटेन, 6 रहा तो साइक्लोहेक्सेन, 7 रहा 7 रहा तो साइक्लोहेप्टेन। तो इसी प्रकार से आप लोग होमवर्क में इसका प्रैक्टिस, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार बोर्ड एग्जाम में देखें। साइक्लोब्यूटेन का लिखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला, साइक्लोप्रोपेन का लिखिए, साइक्लोहेक्सेन का लिखिए। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। एनी प्रॉब्लम बाबू? नहीं ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। फिर जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा वह आइसोमेरिज्म पर बहुत ब्रॉड चर्चा करना चाहेंगे, विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। वैसे तो 10 में बहुत कम सिलेबस है। आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट है, एक है स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल तो पढ़ना नहीं, वो तो 11th क्लास में पढ़ना है आप लोग को अच्छे से डीप में। तो 1 पार्ट हम आपको अच्छे से क्लियर कंसेप्ट देके बतलाएंगे। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही, फिर कल आप लोग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।